नमस्कार। आज हम विज्ञान के पाठ 2 की चर्चा करेंगे, जो हमारा क्रम बना हुआ है। पाठ 2 में यह हमारा तीसरा वीडियो होगा, क्योंकि इससे पूर्व सभी जितने भी पॉइंट आए हैं उन सबको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में करके ही पढ़ा है और उसी अनुरूप आपको मैंने नोट्स भी उपलब्ध करवाए हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, आज जो हम अध्याय 2 के जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला हमारा बिंदु है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन की चर्चा करेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो आपने ऐसे कुछ पदार्थ देखे होंगे जिसमें अवस्था बदलती है। जैसे पदार्थ के विभिन्न गुणों को आपने देखा, ठोस, द्रव और गैस, यानी कि पदार्थ ठोस से द्रव या द्रव से गैस या विभिन्न रूपों में बदलते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था बदल जाती है लेकिन उस पदार्थ के गुण नहीं बदलते हैं। यहां पर देखें, पदार्थ के गुण नहीं बदलते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है ये। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती है लेकिन उसके रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे पानी का जमना यानी कि बर्फ बनना, और वापस बर्फ से जल बनना यानी कि ठोस अवस्था से द्रव और द्रव से ठोस अवस्था में बदलना, साथ में कांच का टूटना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके माध्यम से हम भौतिक परिवर्तन को समझ सकते हैं। इसके साथ दूसरा यहाँ पर परिवर्तन दे रखा है, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो यहाँ पर ठीक इसका अपोजिट होगा। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल जाते हैं, लेकिन वापस जो पदार्थ है उससे हम पुनः पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक अवस्था एवं रासायनिक गुण यानी कि अवस्था और गुण दोनों बदल जाते हैं, ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे उदाहरण दे रखा है, कोयले का जलना। जैसे कोयला जलने के बाद राख बनता है, अब राख से पुनः हम कोयले को नहीं बना सकते, यानी कि इसमें एक नया पदार्थ बन जाता है। यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था और गुण दोनों बदल जाते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, सिंपल सा प्रश्न होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। तो अंतर में आप किससे करेंगे? पहला पॉइंट, एक तरफ भौतिक परिवर्तन की अवस्था को लिखेंगे, दूसरी तरफ रासायनिक परिवर्तन की अवस्था को लिखेंगे। भौतिक परिवर्तन को आप देखेंगे, ये परिवर्तन जो दोनों दिशाओं में चलता है, यानी कि अभी आपने देखा जल से बर्फ और बर्फ से जल, यानी कि दोनों दिशाओं में चल सकता है। और ऐसा परिवर्तन या ऐसी क्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलती है, यानी कि कोयले का जलना, यानी कि कोयला जलने के बाद राख बना, तो वो क्रिया जो हो रही है वो एक ही दिशा में संपन्न हो रही है। इसके साथ ही भौतिक परिवर्तन में दूसरा बिंदु आप लिख सकते हैं, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक में हम लिख पाएंगे इसमें नया पदार्थ बनता है। तो यहाँ पर बात वही है, लेकिन प्रश्न का रूप बदल गया है, जिसमें लिखा है कि अंतर कीजिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, परिभाषा के साथ इसके एग्जाम्पल और प्रश्न किस रूप में आ सकता है, जो दोनों ही बातें मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर विद्यार्थी ध्यान देंगे, बहुत ही सरल टॉपिक है ये। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, इसके क्या उदाहरण हैं और इसमें क्या अंतर लिख सकते हैं। इसके बाद आपका जो पूरा ये टॉपिक चला है, जो स्टार्टिंग से आप देखें आपके इस विषय में क्या बिंदु आए हैं, जिस पर यहाँ पर मैंने वापस एक बार चर्चा की है। पदार्थ का शुद्ध रूप यानी कि शुद्ध पदार्थ क्या होंगे और मिश्रण क्या होते हैं।
तो मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण के कितने रूप, सममांगी विसममांगी, दोनों को आपने अच्छे से देख लिया है। अब यहाँ पर जो एक नया टॉपिक आपके लास्ट में है, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, एक तो दे रखा है तत्व और दूसरा दे रखा है यौगिक। इस पर आज फिर एक बार चर्चा होगी। तो यहाँ पर देखें तत्व किसे कहते हैं, यहाँ पर अच्छे से समझे आप, क्योंकि मिश्रण की परिभाषा और इसके विभिन्न प्रकार के रूपों को आपने देखा है। तो यहाँ तत्व की हम बात करेंगे, वे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उसे हम तत्व कहते हैं। और तत्व को देखें, शुद्ध पदार्थ में इसको किस रूप में कहा गया है, तो एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम तत्व कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और विभिन्न प्रकार की गैसें हैं और भी ऐसे पदार्थ हैं जिसे हम यहाँ उदाहरण के रूप में रख सकते हैं, यानी कि जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। अब तत्व को आगे देखें तो आपके बुक के अकॉर्डिंग इसके 3 रूप दे रखे हैं, धातु, अधातु और उपधातु के रूप में तत्वों को विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात को समझना आपको, तत्व क्या होते हैं, जो शुद्ध पदार्थ के रूप में होते हैं, इनके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। बहुत ही सरल ये टॉपिक तत्व का। इसके बाद आपके बुक में दे रखा है यौगिक। अब यौगिक को अगर पढ़ें तो यहाँ पर केवल एक शब्द का आपको अंतर करना है, मिश्रण और यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्वों के यहाँ पर एक शब्द है निश्चित अनुपात। अब यहाँ पर मिश्रण में आपने देखा था अनिश्चित अनुपात, यहाँ पर आप देखें 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिले हुए पदार्थों को यौगिक कहते हैं, यानी कि इनका जो अनुपात है वो निश्चित होता है। जबकि मिश्रण में आपने लिखा था 1 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ मिलकर जिनका अनुपात अनिश्चित होता है। यहाँ पर यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम यौगिक कहते हैं। जैसे कि आपने जल का सूत्र जो है H2O, नमक NaCl, जिनका अनुपात निश्चित होता है। तो यहाँ पर यौगिक किसे कहते हैं, बहुत ही सरल रूप में आपको यहाँ समझाया गया है और अच्छी तरह से इसको समझें। तत्व, यौगिक, मिश्रण, तीनों की परिभाषाओं को अच्छे से आप समझ चुके होंगे। तो इनके उदाहरण भी याद कर लें। और इसमें एक प्रश्न आपके और बन सकता है, यौगिक एवं मिश्रण में क्या अंतर है, ऐसे प्रश्नों को भी हमें याद रखना है, क्योंकि प्रश्न इस रूप में भी बन सकता है। यहाँ पर हम केवल परिभाषा उदाहरण को समझ लें, लेकिन ऐसा प्रश्न आ गया यौगिक और मिश्रण में अंतर लिखो, तो पहला बिंदु यौगिक में निश्चित अनुपात होता है, मिश्रण में अनिश्चित अनुपात होता है। इस प्रकार से जो यहाँ आपने अध्ययन किया है उसी को आपको क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर समझाया गया है और क्रमबद्ध तरीके से हमें परीक्षा में लिखना है, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, ये प्रश्न भी आपके बन सकता है। साथ ही आपकी बुक में भी देखें कुछ विशेष सारणियां जो दे रखी हैं, उन सारणियों को भी निश्चित रूप में आप पढ़ें और ये सरल रूप में जो आपने समझा है उसको आपको बुक के अंदर और डिटेल रूप में समझाया गया है। तो पढ़ने का तरीका, इन नोट्स को पढ़ें, अध्ययन बिंदु को पढ़ें और साथ में चैप्टर को भी साथ साथ पढ़ते जाएं, जिससे कि और भी छोटी जो बातें रह गई हों उसे निश्चित रूप में हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस बिंदु के बाद आपका अध्याय 2 पूरा हो जाता है, यानी कि विज्ञान विषय में आपने अध्याय 1 और अध्याय 2 को अच्छी तरह से समझकर उसके नोट्स को लिख लिया है और अच्छी तरह से उसको पढ़ लें और अगला चैप्टर जो है अगले वीडियो के माध्यम से आपको समझ आ जाएगा। धन्यवाद।